अस्सलाम वालेकुम। द राइट वे इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से द बियॉन्ड करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज में एक बार दोबारा आप सबको खुशामदीद। आज जो लेक्चर है वो मिस करने वाला नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, न्यूज़, फैक्ट्स, फिगर्स एंड सजेशंस जो कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इससे के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। उसमें सबसे पहली जो मैं डिस्कस करूंगा पाकिस्तान के वाटर राइट्स में, वाटर राइट्स पे पाकिस्तान की मिलिट्री की जानिब से एक बहुत ही स्टर्न वार्निंग और एक, जैसे कहा जाए कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट आई है, जो कि आपको जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो मैं डिस्कस करूंगा वो की टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपने कैसे इस्तेमाल करनी है पेपर में। टेररिज्म से रिलेटेड वो चीज़ें बताऊंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है 18th अमेंडमेंट के कुछ पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक ड्रॉबैक्स, जो कि बहुत ही रेयरली डिस्कस होते हैं, लेकिन 18th अमेंडमेंट एज अ क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, कभी पाकिस्तान अफेयर्स में, कभी पॉलिटिकल साइंस में, और कभी तो सीधा ऐसे में आता है। और जैसी डिबेट पाकिस्तान में चल रही है तो 18th अमेंडमेंट हो सकता है कि दोबारा इसी फॉर्म में हमें पेपर में मिले। और चौथी चीज़, इंडो पैसिफिक रीजन में जो तीन अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं तीन कंट्रीज से रिलेटेड, जिसके बारे में मैं आपके साथ कुछ वो डिस्कशंस शेयर करूंगा, जो कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव और नई नॉलेज देंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद आवर फर्स्ट न्यूज़, and that was published in Dawn newspaper and every paper of Pakistan. आज मिलिट्री टॉप ब्रास रोज टू सिक्योर वाटर राइट्स ऑफ पाकिस्तान। मैंने आपके साथ इंडस वाटर ट्रीटी और उसमें जो अब करंट डिबेट्स और करंट जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो एक नई कशीदगी सामने आई है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड, उसके बारे में कुछ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ। आज की स्टेटमेंट क्या है? आज दो 276 कॉप्स कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई, अंडर द कमांड ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। और उसमें पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट आई है वहां से कॉप्स कमांडर की कॉन्फ्रेंस से, वो ये थी कि पाकिस्तान रेजोल्यूट कमिटमेंट टू अंडरटेक all measure necessary, focus on this word, all measure necessary to ensure availability of Pakistan's rightful share of water. देखिए, जब सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर किए थे तो मैंने एक इंटेंशनली सॉल्यूशन छोड़ा था, क्योंकि उसको बैक करने के लिए मेरे पास उस वक्त कोई ऐसी डाटा नहीं थी। जैसे ही मुझे डाटा मिली आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान परसू कर सकता है, कैसे इंगेज कर सकता है डिप्लोमेटिकली, लीगली इंडस वाटर ट्रीटी, और उसके अलावा जो है पाकिस्तान किस तरीके से कौन कौन से इश्यूज को बनाकर अपने इश्यूज को हाईलाइट कर सकता है पूरी दुनिया में और रिजॉल्व कर सकता है। लेकिन मिलिट्री ऑप्शन मैंने कभी आपको नहीं बताया। तो आज जो स्टेटमेंट है ये इस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्प्स कमांडर, आपको पता है कि मिलिट्री में आपकी जो डिसीजन, मतलब मिलिटरीली जो डिसीजन मेकिंग होती है, या जो आपकी जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी से रिलेटेड जो खदशात होते हैं, इसमें बहुत ही अहम मौजू बनते हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड उनकी डिस्कशन होती है, और आज जो उनकी स्टेटमेंट है कि ऑल मेजर नेसेसरी। अब ऑल में क्या आता है? ऑल में आपके चलें लीगली, डिप्लोमेटिक और ये सारे मेजर्स तो हैं, अब मिलिट्री वाला डोमेन भी पाकिस्तान ओपनली, स्टर्नली ये बात वाजे कर रहा है कि पाकिस्तान विल यूज ऑल मेजर्स नेसेसरी। ये कोप्स कमांडर 276 कोप्स कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये भी आपने याद रखना है। और उसके अलावा ये के ऑल मेजर नेसेसरी टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान राइटफुल शेयर ऑफ वाटर। अब ये जो स्टेटमेंट थी, इसमें एक और एडिशन थी, DGISPR जैसे उन्होंने प्रेस रिलीज की, तो उसमें ये था कि रीअफर्म द गाइडेंस गिवन इन द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी डायरेक्टिव ऑफ अप्रैल 24, 2025, कि ये जो कमिटमेंट थी ना, ये रीअफर्म की है हमने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2025 की, 2024 अप्रैल 2025 की
जो डायरेक्शन थी या गाइडेंस थी उसको रीअफर्म कर रहे हैं। 24 अप्रैल से 2 दिन पहले 22 अप्रैल को पहलगाम इंसिडेंट होता है इंडिया में, जिसका इंडिया विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एविडेंस पाकिस्तान पे ब्लेम करता है, और उसके तनाजुर में इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखता है। देखिए, सस्पेंशन और अबेंस, ये वर्ड्स याद रखें। अबेंस में रखता है। अबेंस कैसे होता है? अबेंस और सस्पेंशन में क्या फर्क है? जैसे आप देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा कि कभी कंप्लीटली, जैसे अयूब खान ने कंप्लीटली एब्रोगेट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को और फिर 1962 का आया था। लेकिन जिया के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन अबेंस, के कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लीगल डॉक्यूमेंट तो है लेकिन उसको आपने अबेंस पे रखा है। अबेंस को ऐसे करेंगे, समझ लें कि साइड पे रखा है, अब वो एप्लीकेबल नहीं है, डोरमेंट डोरमेंट है। अब जो एप्लीकेबल चीज है ना, वो कोई दूसरे लॉज, पीसीओज या उसके तहत है। इसी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी के लिए भी इंडिया ये रख रहा है, बात कर रहा है कि इट्स इन अबेंस, मींस दिस ट्रीटी इज नो मोर वर्किंग, और ये डोरमेंट है, अभी ये हमारे दरमियान ट्रीटी नहीं, जो कि कोई भी क्लॉज इस ट्रीटी में ऐसा है ही नहीं कि इस ट्रीटी को यूनिलैटरली कोई डोरमेंट या अबेंस में भी रख सकता है। सो दैट वाज द केस। उस वक्त इंडिया ने अबेंस में रखा। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का डायरेक्टिव आया 24 अप्रैल को, 2 दिन बाद। इंडिया ने 22 अप्रैल को ही अबेंस पे रख दिया, जैसे एज इफ थिंग्स वर ऑलरेडी प्लान्ड, क्योंकि पाकिस्तान आर्ग्यू करता है कि जो सिमेट्री है इवेंट्स की, 22 अप्रैल पे पहलगाम होता है, उसके बाद एक सीक्वेंस है चीज़ों की जो फॉलो करती है। एफआईआर 15 मिनट पे पाकिस्तान पे कट जाती है कि ये पाकिस्तान से आए थे जो सो कॉल्ड मिलिटेंट्स थे या वो जिन टेररिस्ट थे, और फिर वो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दे देते हैं। उसके बाद जो है अगले दिन पे जो है बेंच पे कर देते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को। सो ये चीज़ थी। दूसरी, नेशनल सिक्योरिटी का जो कमेटी का डायरेक्टिव था ना, उस वक्त भी यही था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये डिसाइड किया कि वाटर इज अवर जो राइटफुल हमारा शेयर है, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, और कुछ भी होता है अगर किसी भी केस में, वी विल नॉट लेट इट गो। एंड वही कमिटमेंट थी कि वी विल ऑल नेसेसरी मेजर्स, जो कि आपके साथ अभी डिस्कस की। अब उसमें मिलिट्री ऑप्शन आ गया। ये आपका एडिशनल पॉइंट है कि जब भी आप लिखेंगे कि पाकिस्तान मस्ट परसू एवरी ऑप्शन एट इट्स डिस्पोजल टू हैव इट्स राइटफुल वाटर, ठीक है, उसमें आप ये मिलिट्री वाला जिक्र करेंगे। 276 कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात डिस्कस हुई थी। मूविंग फॉरवर्ड, इसी उसमें कुछ न्यूज़ थी जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे जब टेररिज्म को एड्रेस कर रहे होते हैं या लिखते हैं, तो टेररिज्म को ऐसे लिखेंगे कि कोई अगर टेररिस्ट आउटफिट्स हैं तो उनको टीटीपी लिखेंगे, अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट लिखेंगे, या बीएलए को, या ऐसे टेररिस्ट दूसरे आउटफिट्स हैं उनको वही नाम, उसी नाम से लिखते हैं। आप अपने न्यूज़पेपर्स को पढ़ें या आप जो कोर्स चल रहा हो ना, आप उसके हिसाब से खुद को अडॉप्ट किया करें ताकि आपकी बात कन्वे उस तरीके से सही से हो। अब जो डिस्कोर्स चल रहा है ना, उसके मुताबिक पाकिस्तान में टेररिज्म से रिलेटेड ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट ने फ्रीक्वेंटली जो तालिबान के खिलाफ और उनका वो जिस तरीके से अपनी सॉइल यूज करवा रहे हैं, फिल्ट्रेटिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान थ्रू इट्स प्रॉक्सीज बाय इंडिया एंड अदर एक्टर्स, तो उस तनाजुर में पाकिस्तान भी तालिबान के साथ उस हमारे रिलेशन, आपको पता है कि इस रिजीम के साथ स्ट्रेन हुए हैं पिछले 2 साल में। 2022 में जब तालिबान, 21 में जब तालिबान गवर्नमेंट आई, मतलब उस वक्त गवर्नमेंट थी, तो पाकिस्तान ने ये डिप्लोमेटिकली हल करना चाहा। फिर आपको पता है इवेंट्स किस तरीके से हुए, टीटीपी को किस तरीके से पुष्ट बनाई भी मिली, और उनकी जो आइडियोलॉजिकल ब्रदर्स हैं उनको वो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर पाए रीजन की सिक्योरिटी पे। और ये अब जो डेवलपमेंट है ना, वो ये है कि अब मैं आपको बताऊं कि जब भी पाकिस्तान, अब जो जिक्र होता है ना तालिबान के लिए, वो ये होता है कि अफगान तालिबान कंट्रोल टेरिटरी। लुक एट दिस वर्ड, ये एज इट इज स्टेटमेंट में बता रहा हूं जिस तरीके से, द कमांडर्स अफर्म्ड दैट
that last peace stability in the region was contingent upon preventing use of Afghan Taliban controlled territory by Indian terrorist proxies for which Afghan Taliban regime, ये वर्ड याद रखें, अफगान तालिबान रिजीम, अफगान तालिबान कंट्रोल्ड टेरिटरी, ये दो वर्ड्स हैं। देखें लैंग्वेज का चेंज है, जैसे वो बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ तो हम भी उनके साथ उसी तरीके से उन्हें जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। तो ऑनेस्टली देखा जाए तो तालिबान अफगानिस्तान में लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। दे हैव कम विद बाय फोर्स, और उन्होंने एक जो है ना फोर्सफुली सबड्यू किया अपने लोगों को। पॉपुलेशन जो है ना वहां से डिस्प्लेस हुई, पाकिस्तान में आई, ईरान में गई, और उसमें 6 मिलियन दोबारा पाकिस्तान ने जो माइग्रेंट्स थे उनको वापस भेजा। तो ये तालिबान कंट्रोल टेरिटरी, दैट इज द वर्ड यू हैव टू यूज। इट्स नॉट दैट तालिबान गवर्नमेंट, और इट्स नॉट दिस माय सजेशन, आप यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन आई ऑलवेज चोज, जो मैंने मार्क्स ली थी करंट अफेयर्स वगैरह में 70+, और जो मेरे दोस्त हैं उनसे जब डिस्कस की थी तो हम इन चीज़ों का ख्याल करते थे कि हम हेडिंग्स में या अपनी डिस्क्रिप्शन में कौन सी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। तो छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखें। और दूसरी, अब हमारे लिए ये जो है तालिबान की जो हरकतें रही हैं पिछले 2-3 साल में, उससे हमारे रिलेशन स्ट्रेन हो गए। अब तालिबान की जैसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट कोई भी दुनिया की सिवाय रशिया के एक्सेप्ट नहीं करता उसे। So Taliban control territory and Afghan Taliban regime. It's a regime now, basically. Na? It's not a government. It's not. It doesn't have any people's mandate. It's a regime forcefully impose itself upon the people of Afghanistan. और दूसरी जो गवर्नमेंट, अब दूसरा टेररिस्ट से रिलेटेड जब भी कोई बात हो, टेररिस्ट एलिमेंट से, तो फितना अल खवारिज, दैट इज द टर्म वी यूज फॉर बेसिकली टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान and its affiliates, and Fitna al-Hindustan, a group accuses to being sponsored by India to execute terrorist attacks inside Balochistan. आप कोशिश किया करें कि ऐसे टर्म्स को जरूर यूज किया करें ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो एक बढ़ जाए चेकर के लिए कि आप किस ग्रुप की बात कर रहे हैं। सो यू कैन नॉट मतलब एक क्यूमुलेटिवली ये टेररिज्म से लिखने से बेहतर है कि आप हर ग्रुप की अपनी वजाहत दें कि फितना उल हिंदुस्तान क्या है और फितना उल खवारिज। सो फितना उल खवारिज है बेसिकली टीटीपी, और फितना उल हिंदुस्तान है बीएलए या उससे एफिलिएटेड ग्रुप। दैट वाज द डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक। मूविंग फॉरवर्ड, आज जो दूसरी, अच्छा आज सबसे बड़ी माइलस्टोन एक और मिला है पाकिस्तान को, जिसे कहते हैं कि अनदर फिदर इन द हेड ऑफ पाकिस्तान। वो क्या है कि पाकिस्तान की जो पीस या मीडिएशन डिप्लोमेसी है ना, उसने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। आज पब्लिश हुई है र्यूटर्स में एक न्यूज कल पब्लिश हुई थी, जिसके मुताबिक के पाकिस्तान जो है अब मीडिएट करा रहा है जो लिबिया के अंदर राइवल ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक हैं उनके दरमियान जो एक कशीदगी है, और लिबिया जो है वो बटा हुआ है, उन दो ग्रुप्स के दरमियान मीडिएशन करवा रहा है। तो ये मीडिएशन जो डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की, वो एक नई हाइट पे जा रही है और नई तरीकों में जा रही है। आपको रिसेंटली तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने एक मीडिएटिंग रोल अदा किया यूएस और ईरान के बीच में। उससे पहले अगर आप जाएं तो ये तालिबान सो कॉल्ड रिजीम, इनका जो दोहा टॉक्स थी वो भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट करवाई यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। उससे पहले चले जाएं तो पाकिस्तान की एक पीस डिप्लोमेसी की हिस्ट्री है। पाकिस्तान ने 1973 में किसिंजर का जो पहला चाइना का विजिट था, जिसके बाद चाइना और यूएस के रिलेशंस बहाल हुए, और उसके बाद एक जो है नया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ माना जाता है उसको, वो भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट करवाया था। ये पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है पीस डिप्लोमेसी की, और उसमें एक नया जो फेदर है वो ये ऐड हुआ है कि पाकिस्तान ने अब इन दो राइवल ग्रुप्स को इंटरनली, पाकिस्तान ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पावर, इनकी पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है। ये र्यूटर्स ने रिपोर्ट किया है। देखें अभी तक पाकिस्तान की फॉरेन जो है अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कंफर्म नहीं किया इस बात को, या जो दूसरे ग्रुप्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दूं कि लिबिया क्या है और उसके ये सर्कमस्टेंसेस क्या है। असल में क्या था कि कर्नल
जो 2011 में अरब स्प्रिंग में का असर जब लीबिया पे आया था, तो कर्नल मोहम्मद गद्दाफी जो थे वो लीबिया के रूलर थे, और ही वाज रूलर ऑफ लीबिया फॉर मोर देन 30 ईयर्स आई गेस। तो वो वहां पर थे, लेकिन वहां पर जब कदाफी को टॉपल किया गया था और मार दिया गया था लोगों की जानिब से, और अमेरिकन नेटो बैक कू था एक हिसाब से। तो उसके बाद क्या हुआ कि कदाफी की जो गवर्नमेंट थी, उसके जाने के बाद लिबिया केओस में पड़ गया। केओस में पड़ने की वजह से लिबिया में दो राइवल ग्रुप क्रिएट हुए। जो एक ईस्टर्न साइड पे थी ना, वो थी लिबियन नेशनल आर्मी, एलएनए। और जो वेस्टर्न ग्रुप था ना, वो था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी है, दैट वाज बैक्ड बाय यूएन, और यूएन की बैकिंग थी। और ये जो ग्रुप था ना, ये एक मतलब एक साइड को होल्ड करता था। इनकी गवर्नमेंट एक साइड पे थी और दूसरे गवर्नमेंट जो है ईस्टर्न वेस्टर्न पे थी। तो ये दोनों जो है ना, लिबियन नेशनल आर्मी और लिबियन नेशनल आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, इनके दरमियान सिविल वॉर थी, और उसकी वजह से लिबिया जो है वो मजीद मुश्किलात और केओस में रहा। लेकिन अभी एक खबर आई कि पाकिस्तान ऑफिशियल जो थे वो परसू कर रहे हैं दोनों ग्रुप्स के डायलॉग को, और लिबिया को एक सिंगल नेशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए परसू कर रहे हैं कि ये सिविल वॉर खत्म हो जाए। दैट्स अ माइलस्टोन फॉर आवर फॉरेन पॉलिसी, कि अब हम कितना एग्रेसिव, मतलब कितना ओपनली एक्सक्लूसिवली चीज़ों को या पीस डिप्लोमेसी को फॉलो कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से। बहुत अच्छी और बड़ी न्यूज़ है। इसकी डिटेल्स आएंगी, दायरे अगर ड्यूटर्स ने पब्लिश किया तो इसकी ज़रूर कुछ टाइम में डिटेल्स आएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कुछ टाइम पहले जो है पाक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईस्टर्न जो बेस्ड एलएनए है उनके साथ गए थे। वहां गए थे लिबिया के दौरे पे, जहां पर ये बात हुई थी कि पाकिस्तान के जो JF-17 फाइटर जेट्स हैं, वो उन्होंने उसकी परचेज के हिसाब से भी डिस्कशन हुई। और कुछ कुछ सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, उनकी परचेज भी हुई। इसके बावजूद के यूएन के आम एम्बागोज हैं। अब ये जो ग्रुप है ना, बेसिकली ये ईस्टर्न बेस्ड एलएन है, ये इस पे यूएन एम्बागोज हैं, क्योंकि ये यूएन इससे बैक नहीं करता, और इस यूएन बैक करता है लिबिया नेशनल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी वाले को, जो कि वेस्टर्न ब्लॉक है। ठीक है। अब ये तो कुछ डिटेल्स थी जो कि आपको इंटरनली मैंने समझा सकूं कि मामला क्या है वहां पर। तो पाकिस्तान अब इसकी वजह से पाकिस्तान की जो इमेज है, डिप्लोमेटिक प्रोफाइल है, ये मजीद जो है बेहतर हो रही है दुनिया में। मूविंग फॉरवर्ड, आज की जो अहम आर्टिकल था, ओपिनियन था, जो कि डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, और वो ओपिनियन था डॉक्टर आरफा नूर का, और उसका टाइटल था पॉलिटिकल मैटर्स इन पाकिस्तान। अब इस आर्टिकल में एक ऐसी चीजें थी जो कि मैंने कुछ अपने पेपर में लिखी थी, और मुझे पाकिस्तान अफेयर्स में उस साल हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिले थे। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें कहीं बुक से नहीं मिलती, हमें कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसको आप इन चार चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी चाहिए। अब इनका ये आर्ग्यूमेंट है कि कभी कभी सीएसएस के पाकिस्तान अफेयर्स में या तो क्वेश्चन आ जाता है कि 18th अमेंडमेंट के फ्लाबैक की साइड, एक ब्लीक साइड पूछते हैं। कभी कभी वो मतलब दूसरी शाइनिंग साइड पूछते हैं कि 18th अमेंडमेंट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। कभी ये पर्सपेक्टिव पूछ लेंगे, कभी पूछ लेंगे कि 18th अमेंडमेंट की कुछ जो है ड्रॉबैक्स बताएं, या कभी बताएंगे कि वो कुछ काउंटर जो है नैरेटिव पूछते हैं। सो इन दोनों पर्सपेक्टिव में, और 18th अमेंडमेंट का ऐसा क्वेश्चन है कि जो पॉलिटिकल साइंस और पाकिस्तान अफेयर्स में मैंने नोटिस किया है कंसिस्टेंटली हर दूसरे ईयर या हर ईयर में आता ही रहता है। अब ये जो आर्टिकल था ना, बेसिकली 18th अमेंडमेंट के जो जो उसने पोटेंशियली डेमोक्रेसी को कौन सी उसकी वजह से वीकनेस हुई है, पॉलिटिक्स को और प्रोविंशियल राइट्स को। अब ये हाउ इट हैज वीकेंड डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिक्स एंड प्रोविंशियल राइट्स। अब इस आर्टिकल में डिस्कशन जो थी ना, वो चार चीजें जो डिस्कस हुई हैं, तीन चीजें डिस्कस हुई थी। एक जो मैंने अपनी रिसर्च से ऐड की है वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखें, मोर और लेस वो भी वहीं पर एड्रेस थी, लेकिन मैंने उसको रिफाइन करके लिखा।
इस ओपिनियन में डिस्कशन होती है कि किस तरीके से 18th अमेंडमेंट की कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिसने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स या प्रोविंशियल राइट्स को वीकन किया है, किस हिसाब से। पहली चीज जो वो डिस्कस करती हैं वो ये करती हैं कि पाकिस्तान में जो है ना, हुआ ये है कि कंसोलिडेशन ऑफ रूल ऑफ 3 पार्टीज इन 3 प्रोविंसेस। एक हिसाब से पेट्रोनेज बेस्ड सिस्टम बन गया है कि सिंध में पीपल्स पार्टी, पंजाब में पीएमएलएन और केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सिंस द टाइम ऑफ मतलब 18th अमेंडमेंट हमने ये देखा है कि ये एक पेट्रोनेज सिस्टम बन गया है कि हर प्रोविंसेस के पास जब से सब्जेक्ट गए ल्यूक्रेटिव सब्जेक्ट जिसमें फाइनेंस और ज़्यादा है, पैसा जिसमें ज़्यादा आता है, हेल्थ में, एजुकेशन में, उन चीज़ों में, तो पार्टीज जो पॉलिटिकल सेंटर की थी वो अब जाके प्रोविंशियल पार्टीज बन गई और स्टैटिक है उसी उधर ही। मतलब फ्रीक्वेंट इधर उधर देखते हैं, कभी कोई एक गवर्नमेंट कहीं पर आ जाती है, पंजाब में जैसे एक बार पीटीआई कायम हुई, उसके अलावा नहीं हुई, लेकिन हमेशा से रही वही पार्टीज मानी जाती हैं कि ये अब सारी पार्टीज प्रोविंशियल पार्टीज बन चुकी हैं। ठीक है, पीपी सिंध, पीटीआई, केपीके। अब देखें, अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि ये चीज एज अ पार्टी हम कोट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम पार्टी का नाम लिख सकते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन को आप मेच्योर तरीके से किसी भी तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, इसमें कोई हर्जाई नहीं है। मैंने किया है, खुद ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। और ये इसको, लेकिन आपकी लैंग्वेज जो है ना, दैट शुड नॉट बी लोकल और इस तरीके की ना हो कि आपकी जो है ना उसमें पोट्रे हो आपकी अपनी बायसनेस। आप न्यूट्रली रहकर ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को। पॉलिटिकल मैटर्स में मैंने तो किया है, मुझे मार्क्स भी मिली है। सो आपने पीटीआई, केपीके, पीएमएलएन पंजाब, तो ये डिस्कशन वो कह रहे ना चाह रही थी कि ये पेट्रोनेज बेस्ड सिस्टम हो गया है, जिनमें वो अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस में महदूद हो गए। इसकी वजह से क्या है कि जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना अपने प्रोविंसेस में है, और वो हम अब उस प्रोविंसेस में कंसिस्टेंटली वहीं पर हैं, जिसकी वजह से हमारी पॉलिटिक्स जो है ना ओवरऑल नेशनल लेवल की खराब हुई है, और प्रोविंस में डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है ना वो कम होती जा रही है, क्योंकि एक ही पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है हमेशा से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हमेशा एक ही प्रोविंस को रूल करते रहें। आप जरूर जो है कुछ ना कुछ अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड टाइम करते हैं, कुछ और कैपिटल लगाते हैं। तो दूसरी चीज जो इसमें डिस्कस हुई है, तो पॉलिटिकल पार्टीज हैव लेस इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग फेडरल नेचर। अब पार्टीज खुद विलिंगली भी फेडरेशन को नहीं लेना चाहती। फेडरेशन की पाकिस्तान में इस वक्त जो कि फेडरेशन की एक ही अलामत है जिसने फेडरेशन को इंटैक्ट किया हुआ है, वो है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस। उसके अलावा फेडरेशन की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त नहीं कर। फेडरेशन हैज बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ जस्ट लिमिटेड टू आवर, जस्ट व्यूड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी। और अब हमारे पास फेडरेशन में इतना वीकेंड हो चुका है कि उसको सिवाय हमारी जो है आर्म फोर्सेस के अलावा कोई फेडरेशन हमें दिखती नहीं कहीं पर, कि जहां पर रिप्रेजेंटेशन भी हो, जहां पर नेशनल लेवल का इशू डिस्कस हो रहा हो, जहां पर ये हो रहा हो कि यार सभी प्रोविंसेस को किस तरीके से उठाना है, किस प्रोविंसेस सिक्योरिटी इश्यूज अक्रॉस द बोर्ड देखे जा रहे हों, लोगों के प्रॉब्लम्स को अक्रॉस द बोर्ड देखा जा रहा है, वो एक ही इंस्टीट्यूशन में देखा जा रहा है इस वक्त। और पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो लिमिट कर चुकी हैं उनको, उसमें ये एक डिस्कशन है। तीसरी जो चीज डिस्कस हुई थी वो ये कि प्रोविंसेस हैव कन्वर्टेड इनटू द fiefdoms ऑफ डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसी बहुत एग्जांपल हैं कि जो एमएनएज, एमपीएस, ऐसी पार्टीज के जो कि डेप्लीट होते जा रहे हैं, पार्टीज जिनका अंदाजा है लोगों को कि ये कभी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, तो वो एक ही पार्टी की जो है ना सबऑर्डिनेट हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट बना पाएगी। अब देखें, यही सिंध में हालात हैं, यही पंजाब में, यही केपीके में, डिफरेंट नहीं है। जो पार्टी डोमिनेंट है ना वो सभी के छोटी पार्टीज हैं जो कि डेमोक्रेटिकली अपोजिशन तो दिखाती है ना, उनको अट्रैक्ट करें, क्योंकि प्रोविंसेस की शक्ल इसके बाद जब से इतने सब्जेक्ट आए हैं और पार्टीज ने लिमिट कर दिया है, तो ये एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर गया है कि अब चीजें जो है ना, तो वो पॉलिटिकल एक ही पार्टी डोमिनेट करती है और आपके पास कुछ भी नहीं है लोगों को सिवाय उसके कि हम जो है वही चढ़ते सूरज के साथ जाएं और उसी पार्टी के साथ रहें जो जिसके चांसेस हो। सो इससे क्या हुआ है,
प्रोविंसेस एक फिefdoms में कन्वर्ट हो गए हैं, एक ही पार्टी की फिefdom। ठीक है। अब चौथी जो चीज थी वो ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ क्या है कि प्रोविंसेस जो हैं बेसिकली not devolve financial and political powers to the local government institutions. That is the key argument कि हमारे पास डेमोक्रेसी अभी तक 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरेशन ने एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, एवरीथिंग वाज गिवन टू द प्रोविंस, line enforcement, but provinces have not devolved that power to the local people. पाकिस्तान में की स्टैट्स इसी आर्टिकल में डिस्कस था, वो ये था कि पाकिस्तान की जो लोकल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी 2005 में वो 10% थी और 2011 में ये 5% पे पहुंच गई। कितना डिक्लाइन हुई है, मतलब आपने डिक्लाइन हुए वक्त के साथ लोकल गवर्नमेंट पे इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात, उसने इस आर्टिकल में रीजनल जब उसके साथ किया गया ना कंपेयर, तो इंडिया 12% तकरीबन इन्वेस्ट करता है लोकल गवर्नमेंट पे, नेपाल 24% करता है और चाइना 74% करता है। If you are asking why China has developed so rapidly, maybe that is the reason कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर अपने हैंड में है, डिवॉल्व है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत नेसेसरी होता है, डेमोक्रेसी का क्रेडल है, नर्सरी होती है डेमोक्रेसी की। और उसमें अगर पावर आप डिवॉल्व नहीं कर रहे, प्रोविंस हमेशा जेलसी से ऊपर तो वफाक को फिस्कल एलोकेशंस में तो देखता है कि मुझे थोड़े मिल रहे हैं पैसे, मैं ज्यादा दे रहा हूँ। सिंध अपने आर्ग्यूमेंट देता है, पंजाब अपने देता है, केपीके के अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि भाई यही पावर आपने लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को क्यों नहीं ट्रांसफर की, वहां पर चुप हो जाते हैं। सो दिस इज द थिंग जो कि एक अलमिया है हमारे पास। सो ये चार प्रॉब्लम्स थी, किस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये चार चीजें पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट के बाद इट हैज वीकेंड द डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड प्रोविंशियल राइट्स। मूविंग फॉरवर्ड, इंडो पैसिफिक ओशन में आज 3 डेवलपमेंट्स हुई हैं। 2 डेवलपमेंट्स आज हुई हैं, एक पिछले मंथ हुई थी। पहली जो डेवलपमेंट चाइना से रिलेटेड, क्या हुआ है कि चाइना ने सबमेरीन टेस्ट फायर किए हैं, strategic missile carrying a dummy warhead into the Pacific Ocean। ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजिक मिसाइल कौन सा है, तो ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दैट वाज द बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड JL3। ठीक है, JL2 का एक्सटेंडेड वेरिएंट है। अब ये क्या है, ये एक नया रुख है, क्योंकि चाइना ने जो है सिंस 2 years कोई भी इस तरीके से नए अपने जो मिसाइल्स हैं वो पैसिफिक ओशन में टेस्ट नहीं किए। और ये मिसाइल की जो टेस्टिंग है ये बता रही है कि स्ट्रेटेजिक जो इंडो पैसिफिक ओशन है वो अभी भी हॉट टॉपिक है। क्या है कि जब से ईरान वार शुरू हुई है तो सब यही समझ रहे हैं कि शायद डाइवर्ट हो गए इंटरेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के इंडो पैसिफिक से, लेकिन नहीं, इंडो पैसिफिक में अभी भी पॉलिटिक्स उसी तरीके से एक्टिव है। और इस वक्त जो मिलिट्री मतलब मिलिट्री पर्सपेक्टिव से आप जब इंडो पैसिफिक में कुछ लिखेंगे कि ये दुनिया का मिलिटराइज जोन होता जा रहा है, कैसे होता जा रहा है, उसमें आप बताएंगे कि सबमेरीन टेस्ट जो है ना फायर किया है चाइना ने, एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैरिंग अ डमी वॉरहेड ऑन 6 जुलाई। ठीक है। अब दैट वाज अ बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली, और वो सबमेरीन से एक जो है डमी वॉरहेड लेके इंडो पैसिफिक के मतलब उस थिएटर के अंदर या उस समंदर के अंदर ही टेस्ट फायर किया है चाइना ने। दैट वाज द बिग डेवलपमेंट। दूसरी जो डेवलपमेंट कल ही आई, अब ये उसी वक्त हुआ जब ऑन द सेम डे China signaled it. What happened? What other thing happened? It was Australia and Fiji signed a major defense treaty. आपको पता हो ऑस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा है। क्वाड कौन सा अलायंस है? एंटी चाइना अलायंस है, जो कि 4 कंट्रीज हैं जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। अब इसमें क्वाड का जो बेसिक पर्पस ये है कि चाइना को के एम्बिशंस हैं सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू देम के उनको जो है अचीव ना करने दें उनके पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन में जो है। और दूसरी चीज ये है कि क्वाड जो है ना
अब ये इस तरीके से देख रहा है कि जो नेशंस है ना, उनके भी अपने एक स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस क्रिएट कर रहा है वो उन कंट्रीज के अंदर जिनकी चाइना के साथ या तो अलाइज हैं या तो वो इतनी छोटी कंट्रीज हैं कि वो न्यूट्रल रही हैं दोनों के दरमियान। तो ये डिफेंस ट्रीटी बेसिकली, फिजी एक छोटा सा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, और इस फिजी आइलैंड की जो है ना उसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंस ट्रीटी साइन की है, क्योंकि कैनबरा जो है वो क्या चाह रही है कि बीजिंग को आउट मैन्यूवर करे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट साउथ पैसिफिक में। ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजिक ट्रीटी आपने जरूर याद करनी है फिजी और ऑस्ट्रेलिया की। और दूसरी ये कि कब साइन हुई थी, 6 जुलाई को। अब सेम डे पे चाइना ने शायद उसका रिस्पॉन्स किया कि चाइना हर मिलिट्री माइट पे रेडी है कि कोई भी मिलिट्री चेंजेस, सिक्योरिटी चेंजेस आते हैं तो इट हैज रिस्पॉन्डेड विद इट्स मिसाइल फायर आफ्टर 2 years। बेसिकली 2 years, 2 साल के बाद चाइना ने कोई मतलब ऐसी कंडक्ट की है टेस्ट, और फर्स्ट टाइम में सबमेरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया। उससे पहले जो था वो लैंड टू सी था, ठीक है, वो टेस्ट किया था। और पहली बार सबमेरीन बेस्ड आपने बैलिस्टिक मिसाइल चाइना ने टेस्ट किया है। दैट इज द डेवलपमेंट इन ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। नाउ कमिंग टू द थर्ड डेवलपमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन, that is basically not related to not of today's news but के जून की न्यूज थी। जून में क्या हुआ था लास्ट मंथ, यूएसए और इंडिया से रिलेटेड है क्योंकि ये इंडो पैसिफिक की कंट्रीज है। यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने रीनेम कर दिया इंडो पैसिफिक कमांड को बैक टू पैसिफिक कमांड। इंडो का वर्ड हटा दिया उन्होंने अभी। जो उनकी मिलिट्री मतलब डॉक्यूमेंट्स में या जो उनकी पॉलिसी में या जो थिएटर को उन्होंने नाम दिया था पहले वो इंडो पैसिफिक था, अब वहां से इंडो वर्ड हटा दिया है। अब मैं इंडो की आपको थोड़ी डिटेल बताऊं तो इंडो वर्ड 2018 में जब ट्रम्प का पहला फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उस वक्त दिया गया था, और दैट वाज ट्राइंग टू अपीज और यू नो गोइंग बिफोर इंडिया के आप भी जो है हमारे साथ आए। और इंडो वर्ड का देना यही है कि चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया भी स्टेक होल्डर है, और दैट वाज अ ब्रॉडर स्ट्रेटेजी एट दैट टाइम। और उस वक्त के डिफेंस सेक्रेटरी का जो बयान था जेम्स मैटिस, उन्होंने कहा था कि रीनेमिंग वाज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ एन इंक्रीजिंग इंटरलेक्ट बिटवीन द पैसिफिक एंड इंडिया। ठीक है, और ये पैसिफिक और इंडिया को इंटरलिंक करके उस पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा था कि पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन ये दोनों लिंक्ड हैं। लेकिन अगर अब वो दूसरे ही टर्म के दूसरे सेकंड दौर में इंडो निकल जाता है तो मतलब अब इंडो और पैसिफिक को शायद एक ही नहीं देख रहे, इंडियन ओशन अलग है, पैसिफिक ओशन अलग है। सो दैट इज द बिग डेवलपमेंट। और इस पे मैं आपके साथ एक आर्टिकल जरूर शेयर करूंगा, उसमें मैं अल जजीरा में पब्लिश हुआ था, मैं वो आर्टिकल आपके साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद जरूर शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको यूएस और ईरान इंडिया के जो है ना अभी जो इंडो पैसिफिक से रिलेटेड जो रिलेशंस है वो किस तरीके से न्यू लो पे पहुंच गए और वो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं उस पर मैं डिस्कस करूंगा। अब पार्लियामेंट शशि थरूर का उस वक्त ही एक्स पे ट्विटर पे एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वन मोर नेल इन द कॉफिन ऑफ कॉड। जब ये डेवलपमेंट हुई थी, जब ये न्यूज आई थी कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडो पैसिफिक अपने जो थिएटर है उसमें से इंडो का वर्ड हटा दिया है अपनी मिलिट्री पैसिफिक कमांड में। अब पार्लियामेंट शशि थरूर की आप ये स्टेटमेंट याद रखें कि वन मोर नेल इन द कॉफिन ऑफ कॉड, कि क्या क्वाड जो ऑलरेडी वीक था और उसकी कोई ऐसी सिग्निफिकेंट मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं है रिसेंट पास्ट में, तो क्या ये उसकी जो उस अलायंस की जो है ताबूत में आखिरी कील है? दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल। इससे रिलेटेड और डेवलपमेंट्स होंगी तो जरूर शेयर करेंगे। ये 3 डेवलपमेंट्स थी आपके साथ, पैसिफिक, इंडो पैसिफिक ओशन, और 2 हमने जो अलग शेयर की हुई। 10th अमेंडमेंट पे भी बात हुई आज हमारी, और ग्रोइंग पीस एंड मीडिएशन डिप्लोमेसी ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान की वाटर राइट्स पे एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे और आपको इससे भी ज़्यादा न्यूज़ के साथ
मिलेंगे। थैंक यू सो मच।